हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल की करंट अफेयर्स को। ये जनवरी 2022 का संस्करण है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण के जनवरी 2022 के संस्करण को देखा था। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस वीडियो को और इस वीडियो को जब आप देख लेंगे तो ऑलमोस्ट सभी करंट अफेयर्स आपको पूरे मंथ का कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों मैगजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला टॉपिक है कि श्रीनगर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल। देखा जाए तो 8 नवंबर 2021 को श्रीनगर को यूनेस्को की रचनात्मक शहरों के नेटवर्क यानी यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, जिसको UCCN कहते हैं, उसमें शामिल किया गया है। देखा जाए तो नेटवर्क में 7 रचनात्मक क्षेत्र शामिल हैं। आपको शिल्प और लोक कला, मीडिया आर्ट्स, फिल्म डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी या पाक कला, साहित्य और संगीत, ठीक है। ये 7 रचनात्मक क्षेत्र इस नेटवर्क में शामिल है। और श्रीनगर को जो है वो शिल्प और लोक कला के रचनात्मक शहर के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। और इस नेटवर्क के तहत अब तक 90 देशों में से 295 शहर इसमें शामिल हो चुके हैं। देखा जाए तो यूनेस्को का जो रचनात्मक शहरों का नेटवर्क है वो एक्चुअली है क्या। तो इसको 2004 में सतत शहरी विकास के लिए एक रणनीतिक कारक के रूप में रचनात्मक की पहचान करने वाले शहरों और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, ठीक है। और देखा जाए तो जो श्रीनगर है, श्रीनगर से पहले 2015 में वाराणसी जो है वो संगीत के क्षेत्र में, फिर 2015 में जयपुर शिल्प और लोक कला में, फिर आपको 2017 में चेन्नई संगीत में, 2019 में मुंबई फिल्म के लिए, और 2019 में हैदराबाद पाक कला। ये जो है यूनेस्को की रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाले भारतीय शहर हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ग्रामीण 2021। तो देखा जाए तो ये 17 नवंबर को प्रथम फाउंडेशन द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। प्रथम फाउंडेशन के द्वारा जारी की गई है और इसके अनुसार महामारी के दौरान स्कूल में नामांकित नहीं होने वाले ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत जो है वो बढ़कर दुगना हो गया है। ये कोविड-19 जो आया उस दौरान ऐसा हुआ कि जो स्कूल में एडमिशन नहीं लेने वाले जो ग्रामीण बच्चे हैं उसकी संख्या दुगनी हो गई है। आपको सरकारी स्कूलों में नामांकन देखा जाए तो ये 70.3% जो कि 2018 में 64.3% था, यहाँ वृद्धि देखी गई है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भले ही ग्रामीण क्षेत्रों में ये दुगनी हो गई है नामांकन नहीं लेने वाले बच्चे में, लेकिन उसमें देखा जाए तो सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ी है, ठीक है। और प्राइवेट स्कूलों में नामांकन घटी है। जैसे 2018 में 64.3% था सरकारी स्कूल में नामांकन कराने वाला, और अभी ये 70.3% हो गया है, ये कोरोना महामारी के बाद, ठीक है। फिर इसी तरह से निजी स्कूल में जो देखा जाए नामांकन, तो पहले ये आपको 32.5% था, लेकिन ये गिर गया और 24.4% रह गया है, ठीक है। इसके साथ देखा जाए तो कक्षा 1 और कक्षा 2 में जो नामांकित हैं वो 1/3 से अधिक बच्चे कभी स्कूल नहीं गए हैं, ठीक है। जो क्लास 1 और क्लास 2 में जिन्होंने एडमिशन लिया उसमें से 1/3 बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। फिर देखा जाए तो 6 से 14 साल के बच्चे, जो कि 76,000 से अधिक परिवारों में 92% बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें थी, और ऑनलाइन शिक्षा जो है वो 1/4 छात्र तक ही सीमित रह गई। और उसमें भी देखा जाए तो केरल में 91% रहा, हिमाचल प्रदेश में आपको लगभग 80% छात्रों ने ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बिहार में ये केवल 10% ही रहा, और पश्चिम बंगाल में 13%, ठीक है। ये ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र रह गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि UNWTO द्वारा पोचमपल्ली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित हुआ है। तो देखा जाए तो UNWTO मतलब कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, ठीक है। तो देखा जाए तो 2 दिसंबर 2021 को मैड्रिड स्पेन में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन जो है
उस महासभा के 24वें सत्र में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में एक रूप में चुना गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। देखा जाए तो पोचमपल्ली के बारे में अगर हम लोग देखें तो पोचमपल्ली जो है वो तेलंगाना के नलगोंडा जिले का एक कस्बा है। इस कस्बा का जो खासियत है कि यहाँ साड़ियों के लिए इसको फेमस है ये, और यहाँ पे जैसे कहा जाए तो इसको भारत का सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिसे इकत नाम का एक अनूठी शैली के माध्यम से बुना जाता है। ठीक है, इकत नाम का जो एक अनूठा शैली है, और इसका इकत कहा जाए तो ये आपको मलेशियाई और इंडोनेशियाई शब्द है, जिसका अर्थ होता है टाई एंड डाई। समझे, टाई एंड डाई। फिर देखा जाए तो पोचमपल्ली की जो ये इकत शैली है उसको 2004 में जीआई टैग दिया गया था। और देखा जाए तो जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की प्रविष्टि थी उसके लिए 3 गांव की सिफारिश गई थी। उसमें एक मेघालय का कोंगथोंग, मध्य प्रदेश का लधपुरा खास और तेलंगाना का पोचमपल्ली था, जिसमें पोचमपल्ली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केसरी हिंद, अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली। ठीक है, केसरी हिंद जो है वो अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली घोषित हुई है। तो ये 13 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, उनकी अध्यक्षता में केसरी हिंद तितली को राज्य तितली के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, और राज्य में तितली पर्यटन को बढ़ावा देना, प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, केसरी हिंद जो है एक विशाल और चमकीले रंग की तितली है। कहने का मतलब ये है कि इसके जो पंख हैं वो आपको 90 से 120 मिलीमीटर की हैं। ठीक है, और ये तितली जो है आपको हिमालय के साथ 6 राज्य में जंगली इलाकों में लगभग 6000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए इसका जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है टेइनोपाल्पस इम्पीरियलस। ठीक है, टेइनोपाल्पस इम्पीरियलस, और इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है भारत का सम्राट। ठीक है, देखिए ये तितली आपको नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और दक्षिण चीन में भी पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सड़क सुरक्षा पहल रक्षक। तो देखा जाए तो 10 नवंबर को उड़ीसा की सरकार ने सड़क सुरक्षा एक पहल स्टार्ट की है जिसका नाम है रक्षक। ठीक है, और ये अपनी तरह का राज्य स्तरीय कार्यक्रम में दुर्घटना संभावित स्थानों के पास जो भोजनालय होता है और विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं, वहाँ रहने वाले काम करने वाले लगभग आपको 30,000 स्वयंसेवकों को सड़क दुर्घटनाओं के प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसके तहत होगा यूँ कि 300 मास्टर ट्रेनर होंगे जो सभी 30 जिलों में स्थानीय लोगों को सड़क दुर्घटना से पीड़ित की मदद करने के लिए प्रशिक्षित और सशक्त बनाएंगे। ठीक है, मतलब जब एक्सीडेंट होगा उस समय यहाँ जब ये लोग प्रेजेंट होंगे तो इन्हें ये शिक्षित किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा कि उनकी मदद कैसे की जाए। जैसे देखा जाए तो ये 30,000 जो स्वयंसेवक होंगे वो दुर्घटना के होने के महत्वपूर्ण समय, मतलब जो गोल्डन आवर कहा जाता है, जब एक्सीडेंट होता है वो गोल्डन आवर के समय में उनको उस समय के दौरान दुर्घटना पीड़ितों को प्राथमिक चिकित्सा और अस्पताल जो है वो पूर्व चोट की देखभाल प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जन सेवक योजना। तो ये 1 नवंबर 2021 को नागरिकों के दरवाजों तक सरकारी सेवा पहुंचाने के लिए कर्नाटका सरकार ने जन सेवा योजना शुरू की है। जन सेवक योजना क्या होगा? देखा जाए तो ये जन सेवक योजना के तहत मतलब ये एक पोर्टल है। ठीक है, एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें कि जैसे कि आपको इसमें 56 सरकारी सेवाएं इसमें प्राप्त की गई हैं। ठीक है, जिसमें जैसे कि रियायती दर पर राशन की होम डिलीवरी, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वरिष्ठ नागरिक कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड आदि इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, ये एक पोर्टल है जिसमें 56 सरकारी सेवाएं शामिल हैं, उसमें ये सभी हैं। और ये जो होगा कि सेवा ऑनलाइन बुक होने के बाद होगा क्या कि जो आवश्यक दस्तावेज एकत्र करने के लिए एक जन सेवक कार्यकारी को डिलीवरी के स्थान पर तैनात किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब जन सेवक के बाद नेक्स्ट टॉपिक देखें। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर।
जिसमें पहला टॉपिक है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। तो देखिए ये 7 नवंबर 2021 को हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम, ठीक है, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा ये पहली बार ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। ठीक है, ये पहला है और ये दवा नीति के 5 व्यापक आयामों पर लगभग 75 संकेतकों पर आधारित है। ठीक है, इस सूचकांक में कुल देश जो शामिल हैं वो है 30 देश। ठीक है, मानवीय और स्वास्थ्य संचालन दवा नीतियों पर जो प्रथम 5 स्थान देखा जाए तो पहले स्थान पर है आपको नॉर्वे, जिसको 100 में से 74 स्कोर मिला है। उसी तरह से दूसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड, जिसको 100 में 71 स्कोर मिला। तीसरे स्थान पे पुर्तगाल है 100 में से 70 और यूनाइटेड किंगडम चौथे स्थान पे है और ऑस्ट्रेलिया 5वें स्थान पर है। और इसी में जो सबसे नीचे से देखा जाए कम रैंकिंग वाले देश जो 30 देशों में, तो उसमें आपको ब्राज़ील, युगांडा, इंडोनेशिया, केनिया और मैक्सिको है। और भारत का जो स्थान है इस 30 देश में ये है 18वां स्थान, मतलब 100 में भारत 46 स्कोर कर सका है। ठीक है, यह है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है UNHCR मिड ईयर ट्रेंड रिपोर्ट 2021। ठीक है, तो देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के अनुसार इस वर्ष विश्व पर बलपूर्वक विस्थापित लोगों की संख्या 84 मिलियन से अधिक हो गई है। ठीक है, और इस विस्थापन के कारणों में हिंसा, असुरक्षा और जलवायु परिवर्तन भी शामिल है। फिर देखा जाए तो तीव्र हिंसा के कारण आपको अफगानिस्तान में कांगो जो लोकतांत्रिक गणराज्य, फिर आपको इथियोपिया, मोजाम्बिक, म्यांमार, दक्षिणी सूडान और साहेल क्षेत्र, इन देशों के अन्य स्थानों से सब जो है नए विस्थापन हुए हैं। ठीक है, अन्य स्थान पे जो विस्थापन हो रहे थे उससे ये कुछ नए स्थान है जहां से विस्थापन इस बार हुए हैं। ठीक है, और देखा जाए तो विशेषकर अगर हम लोग देखें तो अफ्रीका के कई सक्रिय संघर्षों के कारण अधिक लोग पलायन कर रहे हैं। इसमें देखा जाए तो अधिकांश को विकासशील क्षेत्रों में आश्रय दिया जा रहा है। कारण है जो संघर्ष, कोविड-19, गरीबी, खाद्य असुरक्षा और जलवायु आपातकाल के घातक मिश्रण के जो विस्थापित हैं, जो मानवीय दुर्दशा को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और ये मानवीय दुर्दशा बढ़ने के कारण ही इसमें से अधिकांश लोगों को विकासशील क्षेत्रों में आश्रय दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है कि बांग्लादेश को विकासशील देशों में शामिल करने का प्रस्ताव पारित। देखिए 24 नवंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने बांग्लादेश को न्यूनतम विकसित देश की श्रेणी से विकासशील देशों की सूची में शामिल करने के संबंध में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को स्वीकार किया है। ठीक है, अभी तक ये जो है न्यूनतम विकसित देश था, जिसको विकासशील देश में शामिल किया जाने का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि विकासशील देश की सूची में जो शामिल होते हैं तो उसका एक मानदंड होता है, मापदंड जो है अगर वो हम लोग देखें तो पहला है कि एक देश को लगातार 2 त्रैवार्षिक समीक्षाओं में 3 में से कम 2 मानदंड को हासिल करना होता है। उसके बाद साथ ही एक देश पास प्रति व्यक्ति जो सकल घरेलू उत्पाद है, मतलब प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है, वो $1230 या उससे अधिक होना चाहिए। तो अगर बांग्लादेश की स्थिति हम लोग इस पर देखें तो प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है बांग्लादेश की वो है $2064। ठीक है, और मानव संपत्ति सूचकांक पर बांग्लादेश का स्कोर जो आ रहा है वो 75.4 है, जो कि आवश्यक होता है आपको 60, कम से कम 60 होना चाहिए, और यहाँ 75.4 आ रहा है। फिर आपको देखा जाए आर्थिक और पर्यावरण मेधता सूचकांक, उसमें स्कोर है 27, और इसमें भी कहा गया है कि जो आर्थिक और पर्यावरण मेधता सूचकांक है वो 32 से नीचे ही होना चाहिए। ठीक है, और इसका है 27, यानी ये 32 से नीचे है, तो ये सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसे विकासशील देश में, मतलब न्यूनतम विकसित देश से विकासशील देश में शामिल करने का जो ऐतिहासिक प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देखा जाए तो जैसे कि 28 नवंबर को
चेक गणराज्य के जो राष्ट्रपति है मिलोस जेमन, उन्होंने सेंट्रल राइट गठबंधन के नेता पेट्रा फियाला को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, पेट्रा फियाला कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? चेक गणराज्य के, और चेक गणराज्य के राष्ट्रपति हैं मिलोस जेमन। चलिए, फिर है कि बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिन्हा, ठीक है, एक बैंक से गबन और विदेशों में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की वजह से 11 साल कैद की सजा इन्हें सुनाई गई है। ठीक है, ये सुरेंद्र कुमार सिन्हा जो हैं वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं बांग्लादेश के, जिनको 11 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट है कि 3 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए न्यूयॉर्क से महिला सांसद जो कैरोलिन बी मैलोनी हैं उनके द्वारा प्रतिनिधि सभा में दीपावली डे एक्ट पेश किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 10 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष अलंकार समारोह में नेपाली सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल प्रभुराम शर्मा को भारतीय सेना के जनरल की मानक उपाधि प्रदान की गई है। ठीक है, नेपाल के सेना के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जनरल प्रभुराम, उनको भारतीय सेना के जनरल की मानक उपाधि दी गई है। चलिए आगे देखें, अब मूव करेंगे हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है कि भारत में चल रहे 600 अवैध लोन ऐप। ठीक है, देखा जाए तो आरबीआई की कार्य समूह रिपोर्ट ने डिजिटल ऋण पर भारत में चल रहे 600 अवैध लोन ऐप का पता किया है, और आरबीआई के द्वारा जो स्थापित पोर्टल है सचेत पर ऐसे ऐप्स के खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं। और जनवरी 2020 से मार्च 2021 तक, ठीक है, जनवरी 2020 से मार्च 2021 तक लगभग 2562 शिकायतें प्राप्त हो चुकी थी, और अधिकांश शिकायतें महाराष्ट्र से प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए, तो नेक्स्ट टॉपिक है सोरील जो है वो 17 नवंबर 2021 को हॉटमेल के संस्थापक सबीर भाटिया ने एक सोशल वीडियो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है, जिसका नाम है सोरील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टॉपिक है पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक यानी पीएमसी, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय की मसौदा योजना। तो देखा जाए तो 22 नवंबर को आरबीआई ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में विलय के लिए एक मसौदा योजना को सार्वजनिक किया है। ठीक है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 1 नवंबर 2021 से परिचालन शुरू किया है, और इसकी स्थापना लगभग 1100 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है फेडरल बैंक और आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने बैंक एश्योरेंस साझेदारी। तो देखा जाए तो 28 अक्टूबर को इसकी घोषणा हुई, और फेडरल बैंक ने अपने ग्राहकों को ABHICL, ठीक है, मतलब आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा पेश किए गए अभिनव स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करने में सक्षम होगा। ठीक है, कौन होगा? फेडरल बैंक। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टॉपिक है आरबीआई की 2 अभिनव उपभोक्ता केंद्रित योजना। तो देखा जाए तो 12 नवंबर 2021 को आरबीआई ने 2 अभिनव उपभोक्ता केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया है। एक है भारतीय रिजर्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष योजना, और दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। तो पहला अगर देखिए तो इसका उद्देश्य है सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच बढ़ाना है। ठीक है, फिर निवेशक जो है वो आरबीआई के हवाले से ऑनलाइन सरकारी प्रतिभूति खाते आसानी से खोल सकते हैं और उन प्रतिभूतियों का रख रखाव कर सकते हैं। यह सेवा निःशुल्क होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपको भारतीय रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना। तो इसमें देखा जाए तो इसका उद्देश्य जो है वो शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और सुधार लाना है। फिर यह योजना जो है वो एक राष्ट्र एक लोकपाल की अवधारणा पर आधारित है, और एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पता होगा जहां ग्राहक अपने शिकायतें दायर कर सकते हैं और दस्तावेज जमा कर सकते हैं,
और शिकायतों और दस्तावेजों की स्थिति जान भी सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं। ठीक है, और बहुभाषी एक टोल फ्री नंबर पर यह शिकायत का समाधान किया जाएगा। ठीक है, यह है आरबीआई का एकीकृत लोकपाल योजना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है भारत गौरव ट्रेनों की शुरुआत। तो देखा जाए तो 23 नवंबर 2021 को पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने और आकर्षित करने के लिए भारतीय रेलवे भारत गौरव ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की है। ये ट्रेन निजी कंपनियों द्वारा संचालित की जाएगी और विषय आधारित पर्यटक सर्किट पर चलेंगी। इसके तहत कोई भी टूर ऑपरेटर या सेवा प्रदाता या वस्तुतः कोई भी विशेष पर्यटन पैकेज के रूप में विषय आधारित सर्किट पर रेल संचालन के लिए भारतीय रेलवे ट्रेन से उसे पट्टे पर ले सकती है। ठीक है, मतलब ये है कि कोई भी टूर ऑपरेटर जो टूर कंपनी है वो भारतीय रेल से ट्रेन को पट्टे पर ले सकती है। ठीक है, और उसमें कोई भी विशेष पर्यटन पैकेज के रूप में एक विषय आधारित सर्किट रेल संचालन करेगी। और इसमें खासियत ये होगी कि ऑपरेटर जो है अपने हिसाब से मार्ग, पड़ाव और प्रदान की जाने वाली जो सेवा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है शुल्क तय करने की से स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, ये टूर पैकेज के अनुसार टूर कंपनी जो होगी वो उस हिसाब से अपना पैकेज, मार्ग, पड़ाव ये सब प्रदान करेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद जो है वो 2022-23 में 7 से 7.5% की वास्तविक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। ठीक है, फिर देखा जाए तो आरबीआई ने 2021-22 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या सीपीआई मुद्रास्फीति 5.3% रहने का अनुमान लगाया है। फिर नेक्स्ट है कि 15 नवंबर 2021 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री जो है पीयूष गोयल तंजावुर में भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्थापित देश का पहला खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग पुरस्कार सम्मान में, जहां पहला है वीरता पुरस्कार 2021। तो 22 नवंबर 2021 को वर्ष 2020 का वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। वीर चक्र, जिसमें तीसरा सर्वोच्च युद्ध वीरता पुरस्कार है वीर चक्र, उसको फाइटर पायलट विंग कमांडर जो कि वर्तमान में ग्रुप कैप्टन है अभिनंदन वर्धमान। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपको कीर्ति चक्र जो कि दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। ठीक है, सैपर प्रकाश जाधव है और इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। फिर नेक्स्ट है शौर्य चक्र। शौर्य चक्र 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें पहले हैं मेजर विभूति शंकर डोंडियाल जो कि उत्तराखंड के शहीद हैं, 5 आतंकवादियों को मार गिराया था इन्होंने। और दूसरे हैं नायब सूबेदार सोमवीर, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है जो कि जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन में एक खूंखार आतंकवादी को इन्होंने मार गिराया था। ठीक है, और तीसरा है आपको मेजर महेश कुमार भूरे। ठीक है, इन्हें शौर्य चक्र दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021। तो देखा जाए तो नवंबर 2021 में मलयालम लेखक एम मुकुंद की जो अंग्रेजी अनुवादित पुस्तक है उसे दी गई है। ठीक है, पुस्तक का नाम अगर देखें तो इसका नाम है दिल्ली अ सोलिलोकी। अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है फातिमा ईवी और नंद कुमार के द्वारा। इसमें पुरस्कार राशि जो है वो है कुल 25 लाख रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कि भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विवेक लाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो अक्टूबर 2021 में दुबई में रिटोसा फैमिली समिट में भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विवेक लाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर लाल को भारत अमेरिका रक्षा व्यापार बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ शीर्ष सौदा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग विविध की ओर, जिसमें पहला है सिटमैक्स 21। तो देखा जाए तो 15 से 16 नवंबर 2021 तक अंडमान सागर में त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है सिटमैक्स 21 का तीसरा संस्करण संपन्न हुआ। इसमें आपको भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेना ने हिस्सा लिया था। भारतीय नौसेना की ओर से आईएनएस करमुक ने अभ्यास में हिस्सा लिया
जो कि एक स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट है। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट है ई अमृत पोर्टल। ई अमृत पोर्टल के बारे में देखा जाए तो ये 10 नवंबर 2021 को भारत ने यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक वेब पोर्टल जिसका नाम दिया गया है ई अमृत, इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, और ई अमृत जो है वो इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित समस्त सूचनाओं के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन या पोर्टल है। ठीक है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन या पोर्टल है, मतलब सभी चीज आपको इलेक्ट्रिक वाहनों से रिलेटेड यहाँ उपलब्ध मिलेगी। और नीति आयोग के द्वारा इसे विकसित किया गया है। और पोर्टल जो है वो ब्रिटेन भारत संयुक्त रोड मैप 2030 का हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अभ्यास प्रस्थान। तो देखा जाए तो 16 नवंबर को मुंबई से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र में पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्यालय के तत्वाधान में प्रस्थान कोड नाम से एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया था। ठीक है, जिसका कोड नाम था प्रस्थान। ये हर 6 महीने में आयोजित होता है और इसका उद्देश्य है अपतटीय विकास क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की आकस्मिक घटनाओं पर SOP और कार्रवाइयों को बेहतर करने पर भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, तटरक्षक बल, ONGC, पोर्ट ट्रस्ट, सीमा शुल्क, राज्य मत्स्य पालन विभाग और समुद्री पुलिस सहित सभी समुद्री हितधारकों को प्रयास का एकीकृत करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट्स की ओर, जिसमें पहला है कि नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो ये बने हैं जोनास गहर स्टोर, सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी के। फिर नेक्स्ट है AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष बने हैं A बालासुब्रमण्यम। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। फिर नेक्स्ट आपको LIC के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं। तो ये बने हैं BC पटनायक। फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी IFC कि भारत के लिए कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किन्हें किया गया है। तो ये किया गया है वेंडी वार्नर को। फिर नेक्स्ट है आपको कनाडा की नई रक्षा मंत्री, तो ये बनी है अनीता आनंद, जो कि भारतीय मूल की हैं, कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे हम लोग निधन में, जहां पहला है आपको नोवी कपाड़िया। नोवी कपाड़िया जो है वो आपको प्रसिद्ध खेल कमेंटेटर और लेखक नोवी कपाड़िया का लंबी बीमारी के बाद नई दिल्ली में 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये मोटर न्यूरॉन बीमारी से पीड़ित थे। फिर नेक्स्ट है आपको चुंडू वॉन। चुंडू वॉन जो है वो दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति है, जिनका निधन हो गया है 90 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है पीर मोहम्मद। ये प्रसिद्ध मपीला गीत मपीला पट्टू के गायक पीर मोहम्मद का कन्नूर में 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है कोनेरू रामकृष्ण राव। कोनेरू रामकृष्ण राव जो है वो प्रख्यात शिक्षाविद, शिक्षक और दार्शनिक कोनेरू रामकृष्ण राव का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं पुस्तक की ओर, जिसमें पहला है हंच प्रोज। हंच प्रोज के लेखक हैं रंजीत होसकोटे। फिर नेक्स्ट है द मर्डरर, द मोनार्क, द फकीर, अ न्यू इन्वेस्टिगेशन ऑफ महात्मा गांधी असैसिनेशन। तो इसके लेखक हैं अप्पू अस्थोस सुरेश और प्रियंका कोटमराजू। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपको बॉर्न अ मुस्लिम, सम ट्रूथ्स अबाउट इस्लाम इन इंडिया। तो इसके लेखक हैं गजाला वहाब। फिर नेक्स्ट है द थ्री खान्स एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू इंडिया। तो इसके लेखक हैं कावेरी बामजई। नेक्स्ट बुक है द फ्रैक्चर्ड हिमालय, इंडिया चाइना तिब्बत 1949-62। तो इसके लेखक हैं निरुपमा राव। फिर नेक्स्ट है कंटेस्टेड लैंड्स, इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट। इसके लेखक हैं मरूफ रजा। फिर नेक्स्ट है आपको द डिसरप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सूक इंडिया। इसके लेखक हैं देवाशीष मुखर्जी। फिर नेक्स्ट है आपको सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। इसके लेखक हैं सलमान खुर्शीद। और लास्ट है
द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, इसके लेखक हैं भास्कर चट्टोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं खेल कूद की ओर, जिसमें पहला है चर्चित खेल व्यक्तित्व। तो उसमें है एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स जो है वो 19 नवंबर को, जो कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान रहे हैं एबी डिविलियर्स, उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने 114 टेस्ट, 228 एक दिवसीय और 78 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने खेला था। फिर नेक्स्ट है आपको ड्वेन ब्रावो। 6 नवंबर को वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी T20 विश्व कप मैच खेलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। एक्चुअली इन्होंने 2019 में संन्यास ले लिया था, लेकिन वापस आए और वेस्टइंडीज टीम के लिए एक अहम सदस्य बने वर्ल्ड कप में। ठीक है, नेक्स्ट है ली एल्डर। मास्टर्स खेलने वाले ये पहले अश्वेत गोल्फर थे। इन्होंने नस्लीय बाधाओं को पार करते हुए टाइगर वुड्स और अन्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया था और इनका 28 नवंबर 2021 को निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आईसीसी T20 विश्व कप 2021। तो देखा जाए तो ये T20 विश्व कप का 7वां संस्करण था, जिसमें मेजबानी भारत ने की थी, लेकिन इसका आयोजन जो है वो संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में हुआ था। ठीक है, मेजबानी भारत के द्वारा की गई थी, लेकिन आयोजन यूएई और ओमान में हुआ था। विजेता रही ऑस्ट्रेलिया। फाइनल में इसने 8 विकेट से जीता था और न्यूजीलैंड को हराया था फाइनल में। फिर देखा जाए तो फाइनल में जो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए वो थे मिचेल मार्श। मिचेल मार्श जो है वो 50 गेंदों पे 77 रन बनाए थे। फिर नेक्स्ट है प्लेयर ऑफ द सीरीज, वो डेविड वार्नर चुने गए। इन्होंने 7 मैचों में 289 रन बनाए थे। ठीक है, और इस टीम में मतलब इस T20 विश्व कप में कुछ खास बातें और भी थी, जैसे कि सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी के द्वारा बनाया गया, तो ये बाबर आजम के द्वारा बनाया गया था 303 रन, लेकिन मैन ऑफ द सीरीज चुने गए हैं डेविड वार्नर। ठीक है, फिर सर्वाधिक विकेट लेने वाले थे वानिंदा हसरंगा, श्रीलंका के हैं। फिर सर्वोच्च स्कोर जो व्यक्तिगत पारी में बना है वो बना है जोस बटलर का, 101 रन मारा था इन्होंने श्रीलंका के विरुद्ध। फिर नेक्स्ट है सर्वाधिक छक्के। सर्वाधिक छक्के जो है वो जोस बटलर के द्वारा लगाए गए हैं, 13 छक्के जोस बटलर के द्वारा लगाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। तो ये देखा जाए तो क्रिकेट के लंबे और शानदार इतिहास में खेल के दिग्गज को इसकी उपलब्धि के लिए मान्यता दी जाती है। ठीक है, फिर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं जेनेट ब्रिटेन। ये 19 साल तक इंग्लैंड टेस्ट की मुख्य स्तंभ रही थी। ठीक है, इंग्लैंड महिला टीम की टेस्ट टीम की एक मुख्य स्तंभ रही थी। फिर नेक्स्ट है आपको महिला जयवर्धने। श्रीलंका क्रिकेट टीम के एक प्रमुख सदस्य रह चुके हैं, जिन्होंने 2014 में आईसीसी T20 विश्व कप जीता और 4 अन्य प्रमुख आईसीसी टूर्नामेंट फाइनल में ये पहुंचे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है शॉन पॉलक। शॉन पॉलक जो है वो दक्षिण अफ्रीका के बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक रहे हैं। नेक्स्ट है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2021। तो देखा जाए तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2021 जो है वो चुने गए हैं आसिफ अली, पाकिस्तान के हैं। फिर नेक्स्ट है आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर के लिए चुना गया है, वो है लारा दिलानी, जो कि आयरलैंड की हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22। तो देखा जाए तो 22 नवंबर को ये घरेलू T20 टूर्नामेंट है, जिसका खिताब का फाइनल जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच हुआ, जिसमें तमिलनाडु विजेता रहा। और फाइनल मैच में जो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए उनका नाम है शाहरुख खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021। तो देखा जाए तो 21 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में संपन्न हुआ है, जिसमें पुरुष एकल में विजेता रहे हैं केंटो मोमोटा जापान के, और उप विजेता रहे हैं एंडर्स एटोनसन जो कि डेनमार्क के हैं। फिर नेक्स्ट है आपको महिला एकल। महिला एकल में विजेता रही हैं दक्षिण कोरिया की एनसे यंग और जापान के अकाने यामागुची उप विजेता रही। फिर आपको पुरुष युगल में देखा जाए तो विजेता रहे होकी ताकुरो और कोबायाशी युगो, ये दोनों जापान के हैं, और उप विजेता हैं मार्कस फर्नाल्डी गिदोन और केविन संजय सुका मुल्जो, जो कि दोनों इंडोनेशिया के हैं। फिर महिला युगल में देखा जाए तो मत्सुयामा नामी
और सीदा चिहारू जो कि दोनों जापान के हैं विजेता रहे, और उप विजेता रहे जियोंग ना उन और किम हाई जोंग, ये दोनों दक्षिण कोरिया के हैं। ठीक है, उसी तरह से आपको मिश्रित युगल में विजेता रहे डेचोपोल पुवारनकुरो और सिप्सरी तेरतनाजाई जो कि दोनों थाईलैंड के हैं, और उप विजेता रहे तांगचुन मान और से यिंग सुएल, दोनों हांगकांग के हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मलेशियाई ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप 2021। तो ये 27 नवंबर को हुआ। भारतीय स्क्वाश स्टार जो सौरभ घोषाल हैं मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गए। ठीक है, और महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो ये था आइफा आजमान ने। फिर नेक्स्ट है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021। तो इसमें देखा जाए तो ये 13 से 19 नवंबर को ढाका में 22वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप संपन्न हुई 2022 की। ठीक है, और प्रथम स्थान रहा दक्षिण कोरिया का जिसने कुल 15 पदक प्राप्त किए, जिसमें स्वर्ण पदक 9, रजत पदक 3 और कांस्य पदक 3 शामिल हैं। फिर दूसरे स्थान पे आता है आपको भारत के कुल प्राप्त पदक। तो भारत ने कुल 7 पदक प्राप्त किए। ठीक है, जिसमें 1 स्वर्ण रहा, 4 रजत और 2 कांस्य। ठीक है, अब देखते हैं रजत पदक। तो रजत पदक के विजेता हैं अभिषेक वर्मा जो कि पुरुष के व्यक्तिगत कंपाउंड में जीता। फिर ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव ये मिश्रित टीम में, और अंकिता भवन रिद्धि फो और मधु वेदवादन रिकवर महिला तिकड़ी में, प्रवीण जाधव, पार्थ सोलंकी और कपिल ये पुरुष टीम में शामिल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करेंगे हम लोग दिवस की। उसमें पहला है 2 नवंबर। 2 नवंबर को मनाया गया है आयुर्वेद दिवस और इसका विषय रहा है पोषण के लिए आयुर्वेद। फिर नेक्स्ट है आपको 5 नवंबर को मनाया गया है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जिसका थीम था प्रमोट सेंदाई 7 कैंपेन टारगेट। फिर नेक्स्ट है आपको 4 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण दोहन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। फिर नेक्स्ट है आपको 7 नवंबर। 7 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। ठीक है, फिर 10 नवंबर को मनाया जाता है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस जिसका थीम है जलवायु के लिए तैयार समुदायों का निर्माण, मतलब बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 11 नवंबर में। 11 नवंबर का नेक्स्ट है आपको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस जिसका थीम है स्टॉप निमोनिया एवरी ब्रीथ काउंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 14 नवंबर दिवस है विश्व मधुमेह दिवस। ठीक है, और इसका थीम है मधुमेह देखभाल तक पहुंच, मतलब एक्सेस टू डायबिटीज केयर। फिर 16 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 16 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 17 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। फिर 19 नवंबर को मनाया गया है आपको विश्व शौचालय दिवस। ठीक है, विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है आपको 19 नवंबर को। इसका थीम था शौचालय का महत्व, मतलब वेलबींग टॉयलेट्स। फिर नेक्स्ट है 20 नवंबर। 20 नवंबर को मनाया गया है विश्व बाल दिवस, हर बच्चे के लिए एक बेहतर भविष्य। ठीक है, फिर 21 नवंबर को मनाया गया है विश्व मत्स्यिकी दिवस। नेक्स्ट है 21 नवंबर। 21 नवंबर को मनाया गया है विश्व टेलीविजन दिवस। फिर आपको है 25 नवंबर मनाया गया है महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिसका थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। नेक्स्ट है 26 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय विधि दिवस जिसे संविधान दिवस कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपको 30 नवंबर जिसको मनाया गया रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम पे आपको लिंक दिया गया है पीडीएफ का। पीडीएफ आप onlinestudycenter.in के पीडीएफ सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें क्योंकि हर चीज़ का नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।